राजस्थान राज्य का भविष्य बड़ा ही उज्जवल है और ये प्रदेश निरंतर विकास की सीढ़ियों पर चढ़ता ही जा रहा है। और रही बात यहाँ के लोगों की, तो वे सभी शिक्षित और समृद्ध है। राजस्थान सरकार द्वारा काफ़ी शिक्षा के संबंध में नीतियाँ बनाई गई है जो सीधे विद्यार्थियों तक लाभ पहुँचाती है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं, नॉलेज इज़ पावर, ज्ञान वो शक्ति है जो हमें हमारे रास्ते को और भी साफ कर देती है और हमें हमारी मंजिल तक लेकर जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बबीता प्रधान, आप सभी का स्वागत करती हूं आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम अलबेलो राजस्थान में। और मैं हूं आप सभी के साथ प्रणय भारद्वाज। मेरी ओर से भी आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन अलबेलो राजस्थान में। शिक्षा की बात अगर चली है, बबीता ने जैसे कहा, तो ये राजस्थान की जो माटी है वो अपने आप में ही कुछ ऐसी विलक्षण बात लिए हुए है कि यहाँ की माटी अपने आप में बहुत कुछ सिखाती है। यहाँ आने वाला पर्यटक यहाँ के हुनरमंद कलाकारों से भी बहुत कुछ सीखता है। और अब तो हमारा राजस्थान आगे बढ़ चला है। राजस्थान के हर शहर में अनेक विश्वविद्यालय स्थापित हो रहे हैं जो आने वाली पीढ़ी के लिए नए मार्ग खोल रहे हैं। तो आज इसी शिक्षा के बारे में, पुरानी शिक्षा कैसी रही, नई शिक्षा कैसी हो गई है, क्या बदलाव है, क्या नया आ रहा है, इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं कुलगुरु महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर डॉक्टर सुरेश कुमार अग्रवाल जी। बहुत बहुत डॉक्टर सुरेश कुमार अग्रवाल साहब, आपका अलबेलो राजस्थान में स्वागत। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। 36 साल से ज़्यादा आपको शिक्षण के क्षेत्र में हो गया है, काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है आपको सर पढ़ाने का, और अभी आप एज अ कुलगुरु डेजिग्नेटेड हैं। जानना चाहेंगे सर, आपके प्रारंभिक जो सफ़र रहा वो कैसा रहा? देखिए, मैंने मेरी शैक्षणिक यात्रा उदयपुर से प्रारंभ की जी। वहाँ पर लगभग 21 वर्षों तक अध्यापन का कार्य किया। उसके बाद में करीब 13 वर्षों तक मैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में आचार्य रहा, और उसके बाद लगभग 2 वर्षों तक मैं गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में आचार्य था जी। यात्रा बहुत सुखद रही, और मैं ये कहूँ कि इस दौरान मुझे विद्यार्थियों का असीम स्नेह और सम्मान मिला तो अतिशयोक्ति नहीं है। जब उदयपुर की एक घटना का जिक्र करना चाहूँगा सम्मान और स्नेह के संदर्भ में, क्योंकि वो सीधे सीधे मेरे करियर से जुड़ी है। विद्यार्थियों से जो स्नेह और सम्मान मिलता था और उसके कारण जो आगे प्रोत्साहन मिला वो असीम था। उदयपुर में विद्यार्थी एक फेयरवेल पार्टी का आयोजन करते थे, और उस फेयरवेल पार्टी में वो हमेशा एक टाइटल दिया करते थे हर टीचर को जी। तो ये मेरा सौभाग्य था कि वो मुझे बहुत अच्छा ही टाइटल मिलता था। जी। लेकिन एक बार उन्होंने मुझे एक जेफरी लीच ऑफ भारत, जेफरी लीच आप जानते होंगे, नाम सुना होगा, कि अंग्रेजी के प्रसिद्ध भाषाविद रहे हैं जी। और जब उन्होंने मुझे टाइटल दिया तो मुझे लगा कि मैं वास्तव में इसके लायक हूँ या नहीं हूँ, मुझे आत्मावलोकन करना चाहिए। तो जब मेरी बारी आई भाषण देने की, तो मैंने विद्यार्थियों का अभिवादन किया और कहा कि आपने मुझे इस रूप में विभूषित किया है जी। मैं आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरता हूँ। तो विद्यार्थियों के जो प्रश्न और उत्तर, मेरे जो प्रश्न थे और विद्यार्थियों के जो उत्तर थे, आज भी मेरे चेहरे में गूंजते हैं, और उसने मुझे मेरे में एक तरह का सेल्फ कॉन्फिडेंस भर दिया जी। और मैं आगे निरंतर प्रगति के पथ पर चलता रहा। जी। ये यात्रा इतनी सुखद रही कि मैंने कभी भी अपने आप को शोध एवं शिक्षण से अलग नहीं किया। तो ये जो नामकरण होता है इस विशेष अवसर पर, क्या आपको पता होता है कि इस तरह के नाम रखे जाएंगे सभी शिक्षकों के, आपके भी? ये निर्णय विद्यार्थियों के स्तर पर ही होता है। जी। शिक्षकों को जानकारी नहीं होती है, उनकी दिमाग में एक इमेज होती है आपकी, हाँ। कि आप कैसा अध्यापन करवाते हैं, विद्यार्थियों के साथ आपके संबंध कैसे हैं, आप शिक्षण को कितना गंभीरता पूर्वक लेते हैं, उसी के आधार पर वो अपना, और उसमें हम शिक्षकों का कोई भी योगदान नहीं होता है ना। शिक्षकों को उस टाइटल्स की जानकारी होती है किस तरह के टाइटल्स दिए जाएंगे। जी। अलग अलग क्षेत्रों में आपकी पोस्टिंग रही, उदयपुर, बीकानेर, गुजरात। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि जगह अलग अलग थी, हमारे इंडिया बड़ा ही डाइवर्सिफाइड है, अलग अलग कल्चर्स हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, आपको सिखाने को आपको मौका मिला, तो वो अनुभव आपका कैसा रहा? देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि तीनों जगह पर मैंने अपने आप को शिक्षण और शोध से अलग नहीं किया। हालांकि मेरे पास प्रारंभ से ही प्रशासनिक दायित्व आते रहे, मैं नीति निर्धारण में भी रहा, क्योंकि जब मैं 2004 में था तभी से मुझे गवर्नर साहब ने यहाँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अपना नॉमिनी नियुक्त किया था। जी।
लेकिन वो साइड में यात्रा चलती रही। मैंने शिक्षण से और शोध से अपने आप को अलग नहीं किया, और यही कारण है कि मैं आज तक लगभग 37 पुस्तकों का संपादन और लेखन कर पाया हूँ। जी 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 जी। इतना ही नहीं, इसके अलावा मैंने यूजीसी और ICSSR और इनके जितने प्रोजेक्ट्स हैं उस प्रोजेक्ट्स में भी करीब करीब 6 से 7 प्रोजेक्ट, और एक प्रोजेक्ट तो इतना महत्वपूर्ण था जो यूनेस्को द्वारा स्पॉन्सर्ड था और जिसके संपादक पद्म भूषण कपिल कपूर थे। अच्छा। उसमें भी मैंने योगदान दिया और उस योगदान को बड़ा सराहा गया, और वो योगदान आदिवासियों से संबंधित था जी। तो उस दौरान मुझे बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला। कहने का मतलब मैंने उदयपुर से ही उस रूप में सोचा कि अब मैंने अपने आप का समर्पण किया शिक्षा के प्रति, तो उसी क्षेत्र में आगे बढ़ना है, और उसी के लिए मैंने प्रारंभ से प्रयास किए। जी 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 जी। तो 37 पुस्तकों का जो आपने लेखन किया उस बारे में हम आगे ज़रूर बात करेंगे। पुस्तक लिखना बहुत आसान बात नहीं है, एक पुस्तक लिखने में बहुत समय लग जाता है। आपने 37 पुस्तक लिखी हैं। लेकिन थोड़ा सा आज के दौर में चलते हैं। आप उदयपुर, बीकानेर सब जगह पे काम करते हुए आए हैं। अब आप अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में कुलगुरु हैं। यहाँ जब आप आए तो पहले कैसा वातावरण था, आपने किस तरह का बदलाव किया है? अब देखिए, मुझे जब मैंने ज्वाइन किया तो प्रथम दिन की बात करूँगा, मुझे लगता है कि इतना भव्य स्वागत मैंने नहीं देखा। अच्छा। उन लोगों ने इतना भव्य स्वागत किया और उसी दिन गुरु वंदन का कार्यक्रम भी रखा। अच्छा अच्छा। सो गुरु वंदन के साथ मुझे स्वागत करते हुए करीब करीब मैं समझता हूँ कि आधा किलोमीटर से ये लोग मुझे स्वागत के साथ बैंड के साथ अंदर लेकर के आए। अरे वाह। तो मुझे ऐसा लगा कि आपने इतना पैसा क्यों खर्च किया है जी। तो हमारी वो वहाँ की रजिस्ट्रार थी, उनका था कि जब कोई आता है तो हम उसका इतना स्वागत करते हैं, और ये अजमेर की परंपरा रही है। अजमेर की परंपरा नहीं, राजस्थान की परंपरा है, और इसलिए हमने ये सब किया है। देखिए, जब विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तो मुझे पहले से भी थोड़ी जानकारी थी, लेकिन बाद में पता चला कि यहाँ की दो बहुत अच्छी बातें हैं, जिसमें से एक को अच्छी नहीं कहूँगा, निश्चित रूप से अच्छी नहीं है। एक अच्छी बात है कि भव्य भवन है, उनकी भव्यता है, लेकिन दूसरी तरफ जो कमी है जी। वो है शिक्षक और शिक्षार्थियों की अल्पता। अच्छा। तो मुझे लगा कि जब मैं यहाँ आया हूँ, जब मीडिया ने मुझसे पूछा कि आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी, तो मैंने कहा कि भव्य भवन तो हैं लेकिन उनका रखरखाव नहीं है। अच्छा अच्छा। इसलिए मैंने ये प्राथमिकता दी कि मैं नए भवनों का निर्माण नहीं करूँगा, लेकिन ये जो पुराने भवन हैं इनका रखरखाव सुनिश्चित करूँगा। जी जी जी। और दूसरा, जो शिक्षक और शिक्षार्थियों की अल्पता है उस संदर्भ में पूरे प्रयास करूंगा। और यहाँ बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि मैंने इस संदर्भ में प्रयास जारी कर दिए हैं जी। गवर्नर साहब से भी, राजभवन से भी इस संदर्भ में सकारात्मक उत्तर मिला है, और सरकार से भी अपेक्षित जवाब मिला है। मुझे लगता है कि अतिशीघ्र जब मैं आपसे मिलूंगा तो ये बता पाऊंगा कि हमने इस क्षेत्र में क्या क्या किया है। किस तरह का प्रयास है, कुछ बताना चाहेंगे आप? शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रयास किया है जी। और उसमें सफलता भी मिली है। रोस्टर अप्रूव करवा लिया है। अच्छा। राजभवन में और सरकार के पास अप्रूवल के लिए भेजा गया है, और मैं समझता हूं कि इस महीने में वो रोस्टर प्राप्त कर लिया जाएगा। जी। जॉब सेटिस्फैक्शन को ध्यान में रखते हुए जो CS ड्यू थे, कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के साथ जितने भी इंटरव्यूज ड्यू थे जी। उन सब की एक प्लानिंग बना ली है। संभवतः दीपावली के अवकाश के बाद हम उन इंटरव्यूज को करवाने में सक्षम हो पाएंगे। इसके अलावा प्रशासनिक स्तर पर जो बदलाव की आवश्यकता थी, जो कमी है अधिकारियों की, उसके लिए भी मैंने राजभवन और सरकार को पत्र प्रेषित किए हैं, और कल भी व्यक्तिशः मिला था शिक्षा मंत्री जी से भी और राजभवन में भी जी। और दोनों ने कहा है कि हम पूरे प्रयास करके अतिशीघ्र आपको ये सुविधाएं प्रदान करवाएंगे। ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि आपकी थिंकिंग इतनी पॉजिटिव है, और अभी आप कुलगुरु वहाँ पे डेजिग्नेटेड है, और इतने सारे चेंजेस हम आगे अब देखने वाले हैं। आपसे जानना चाहेंगे प्रोफेसर साहब कि किस तरीके से एक अच्छा शिक्षक बना जाए, एक अच्छे शिक्षक की डेफिनेशन क्या हो सकती है? देखिए, एक अच्छा शिक्षक मेरे हिसाब से वही व्यक्ति है जो अपने शिक्षार्थी के समग्र विकास पर ध्यान दे जी। और जब हम समग्र विकास की बात करते हैं तो ये समग्र विकास, जैसा कि हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी कहा गया है, यह विकास होता है माइंड का, बॉडी का और सोल का। हमारी जो शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या रही वो ये रही कि किताबी ज्ञान तो मिलता रहा, लेकिन जो सोल का ज्ञान था और जो बॉडी का ज्ञान था वो नहीं दिया गया। और इसलिए मैंने आते ही जो विश्वविद्यालय में सबसे बड़ी कमी थी
किताबी ज्ञान, पुस्तकी ज्ञान कक्षाएं होती थी, लेकिन शोध उस तरह का नहीं था जिस तरह का विद्यार्थियों के आध्यात्मिक विकास के लिए चाहिए। जी। बॉडी विकास पर कोई ध्यान नहीं था। विश्वविद्यालय में जब से इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, यहाँ पर इंटर कॉलेज टूर्नामेंट कभी नहीं हुए, न हमारा विश्वविद्यालय कभी वेस्ट जोन जो टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट कर पाया, या पार्टिसिपेट करा भी तो कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पाया। आते ही मैंने शुरुआत की कि मैं यहाँ पर इंटर कॉलेज टूर्नामेंट करवाऊंगा, और इसलिए मैक्सिमम इंटर कॉलेज टूर्नामेंट विश्वविद्यालय में रखे गए। जी, जी, जी। और उसका परिणाम है कि हमने सोशल मीडिया को एक्टिव किया। सोशल मीडिया लगभग विश्वविद्यालय का इनएक्टिव सा ही था, बिल्कुल नहीं था, लेकिन ये सब हमने कार्यक्रम किए तो लोगों का उत्साह बढ़ा। मेरा पहला ये कि विश्वविद्यालय की कोई विजिबिलिटी नहीं है, तो उसके लिए क्या किया जाए। तो इन सब गेम्स के माध्यम से जब हमने सोशल मीडिया पर अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश की तो इतना अच्छा रिस्पांस मिला। और आपको बताते हुए मैं जो प्रसन्नता है कि हमारे व्यूवर्स की संख्या अभी लगभग 4.5 लाख है। अच्छा, जो इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर हैं। जी। और उनके बहुत अच्छे अच्छे रिस्पांस हमें प्राप्त होते रहते हैं, जिससे मैं आगे निरंतर अपने लेवल पर प्रयास करता रहता हूँ। देखिए, अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है, मेरा ही मानना है। सही बात है। और इसलिए कार्मिकों को, अधिकारियों को और विद्यार्थियों को साथ रख करके एक नीति का निर्धारण करता हूँ। इसके साथ साथ मीडिया की भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और मैं आपके माध्यम से मीडिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे समय समय पर मार्गदर्शन दिया है, मेरे अच्छी बात की प्रशंसा की है। और जब कोई उनको लगा कि डाइवर्ट, हालांकि अभी ऐसी स्थिति नहीं आई, पर मुझे आशा है और मैंने उनको ये कह रखा है कि जब मैं डाइवर्ट हूँ तो मुझे सही मार्गदर्शित करें, और उनका अपेक्षित सहयोग मिल रहा है। जी जी जी। अग्रवाल साहब, अभी शिक्षक के बारे में बात हुई, आपने भी कहा कि कुछ नई भर्तियां होने वाली, जिससे ये सुचारू रूप से चल पाएगा आगे। एक शिक्षक जो है पढ़ा रहा है और एक जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है, एक जनरेशन गैप वहाँ पर होता है। अगर इस जनरेशन गैप को देखें तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विसंगति होती है जो किसी न किसी अलग रूप में सामने आती है। आप इन विसंगतियों को कैसे दूर कर पाते हैं? देखिए, जब मैं मेरे इथिक्स की बात करता हूँ और थोपना चाहता हूँ, ये प्रयास करता हूँ कि मेरे इथिक्स ही आपको एक्सेप्टेबल हों जी, तो उस स्थिति में हम नहीं चल पाएंगे। हमें उन इथिक्स का निर्धारण, हमारी परंपराओं का निर्धारण आधुनिकता के संदर्भ में करना पड़ेगा। जी जी जी। और अगर हम वो कर पाए तो वो सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब मैं यहाँ वाइस चांसलर के रूप में ज्वाइन किया तो मेरे एक प्रेडिसेसर वाइस चांसलर का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बताया कि ये शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन कैसे करेंगे जी। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आ जाती हैं लेकिन उनका क्रियान्वयन संभव नहीं हो पाता है, आप कैसे करेंगे? तो मैंने उनसे बड़े सम्मान से कहा, मैंने कहा सर मुझे ये बताइए कि शिक्षा नीति में कमी क्या है। उन्होंने कहा कमी नहीं है तो अच्छाई भी क्या है। और उनका एक ऐसा सेंटेंस था जिसको मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता। मैंने उनसे कहा कि ये शिक्षा नीति की कमी नहीं है, हमारी और आपकी कमी है। जी जी जी। ये ह्यूमन वीकनेसेस जिनको दूर किया जाना चाहिए। बिल्कुल। और मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे हमारी शिक्षा नीति है, आज का विद्यार्थी क्या चाहता है कि उसका आधुनिकता के साथ समावेश हो। बिल्कुल। हमारी पुरानी जो नीतियाँ आधुनिकता के साथ चलें। और मैंने उनको बताया कि किस तरह से हमारी शिक्षा नीति इंटरडिसिप्लिनरी है, किस तरह से हमारी शिक्षा नीति मल्टीडिसिप्लिनरी है, जिसको आज विश्व समझ पाया है। जी जी। पहले हम एक कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हुआ, आप आर्ट्स के विद्यार्थी हैं, आप ह्यूमैनिटीज़ के विद्यार्थी हैं, आप साइंस के विद्यार्थी हैं, आप कॉमर्स के विद्यार्थी हैं। और इस कंपार्टमेंटलाइजेशन ने हमें इतना ख़राब किया कि आज हमें ये सोचने पर विवश होना पड़ता है कि आर्ट्स के विद्यार्थियों के लिए तो कोई जॉब नहीं है जी। अगर कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होता, इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन होती तो सबके लिए समान रूप से जॉब उपलब्ध होते। और मैं समझता हूँ कि ये हमारे विद्यार्थियों को जो शिक्षा नीति है उसके माध्यम से भी आप जो कह रहे हैं विसंगति की बात, उसको हम दूर करने में किसी हद तक सक्षम होंगे। अभी शिक्षार्थियों की और शिक्षकों की, और मूल रूप से शिक्षार्थियों की नहीं अपितु शिक्षकों की बहुत कमी है। तो थोड़ा एनईपी का इम्प्लीमेंटेशन आते ही नहीं कर पाया। लेकिन मैं बताना चाहूँगा आपको कि हम अगले वर्ष से इसका क्रियान्वयन, वी आर ऑल सेट
टू इम्प्लीमेंट द NEP 2020 और अगले वर्ष से हम कैंपस परिसर में जी शिक्षा नीति का, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन कर देंगे और शायद ये विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय होगा इस प्रदेश का जो शिक्षा नीति का संपूर्ण रूप से अपने कैंपस में क्रियान्वयन कर रहा है। शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी बात है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इंग्लिश लिटरेचर आपका सब्जेक्ट रहा है और साथ ही में सब ऑल्टरनेट ट्राइबल स्टडीज़ में भी आपने काफ़ी अध्ययन करा है, तो उस बारे में हम आपसे समझना चाहेंगे कि क्या रहा जब आप खुद जब स्टडीज़ करते थे और अब खुद जब आप उन्हें उन चीज़ों को पढ़ाते हैं तो कैसा महसूस होता है? देखिए, हमारे यहाँ पर दो चीज़ें रहीं। एक विशेष विचारधारा का हमारे पाठ्यक्रमों पर आधिपत्य रहा और उस विचारधारा ने हमारे में सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूजन देखा, इंक्लूजन की कभी बात, समावेशिता की बात कभी नहीं हुई शिक्षा में जी। और जब मैंने ट्राइबल स्टडीज़ की बात की तो मुझे ये लगा कि समावेशिता की बात होनी चाहिए। और समावेशिता की बात कैसे करें? इस तरह से करें कि आदिवासी समाज भी ये समझे कि ये मेरा साहित्य है, ये मेरा करिकुलम है, ये मेरी पाठ्यचर्या है। और इसको समझ करके मैं UGC से भी मैंने प्रोजेक्ट लिए, मैं ट्राइबल फील्ड में गया, ट्राइबल परंपराओं को आधार बनाते हुए मैंने करिकुलम का निर्माण किया। वहाँ पर कंपैरेटिव स्टडी की, जो हमारे ट्रेडिशनल टेक्स्ट थी उनसे अध्यापन करवाया। टारगेट यही रखा कि मेरा विद्यार्थी इतनी वोकैबुलरी सीख ले, इतना स्ट्रक्चर सीख ले और इतना उसका प्रोनाउंसिएशन ठीक हो जाए, ये टारगेट रखा। और मैंने पाया कि जब मैंने टेक्स्ट बना करके उनको दी तो वही टारगेट था कि नए शब्द इतने सीखने चाहिए, नया स्ट्रक्चर इतना सीखना चाहिए। और मैं बताता हूँ कि जो कल्चरल एलिनिएशन था हमारे कोर्सेज से बिल्कुल दूर हो गया। और विद्यार्थियों को मुझे आज भी याद आता है कि मैं गया था तो गवरी डांस पर मैंने एक टेक्स्ट बनाया था जी। ट्राइबल फील्ड में उदयपुर में काम करता था और वो उनको दिया बना करके। तो जब गवरी डांस पर वो टेक्स्ट बना करके दिया तो पहले तो टीचर्स जो थे, क्योंकि हमारी मानसिकता ऐसी ही होती है कि जहां आपका उपहास, जैसा विवेकानंद जी ने कहा है कि पहले जब आप कोई नई शुरुआत करते हैं तो पहले आपका उपहास उड़ाया जाएगा। तो शिक्षकों को भी ये स्वीकार्य नहीं था। पर वो चूंकि मैंने वहाँ से UGC से एक चिट्ठी ले रखी थी कि भाई इनको ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इनको स्पेस दिया जाना चाहिए, तो उसके तहत मुझे स्पेस दिया गया। लेकिन उसके बाद जब मैंने वो एक्सपेरिमेंट किया तो वो बड़े प्रसन्न थे और उन्होंने कहा आप जैसी बात हमें सबसे पहले पता चली। मैंने अंग्रेजी को यानी कि किसी भी भाषा को जब तक आप उनकी कल्चरली एफिलिएट नहीं करेंगे उस भाषा को जी, उन लोगों के साथ, लर्नर्स के साथ वो भाषा, उस भाषा का शिक्षण प्रभावी नहीं हो सकता है। मैंने ट्राइबल्स को इस रूप में जोड़ने की कोशिश की। उसके बाद में जैसा मैंने आपको पहले बताया जी, मैं 3 टर्म तक यहाँ पर गवर्नर साहब का नॉमिनी रहा सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड में। सभी किताबों का जो संपादन किया मैंने, मेरे मार्गदर्शन में जो संपादन हुआ वो मैं ये नहीं कहना चाहता कि अद्वितीय था, लेकिन हमने पूरे प्रयास किए और उन किताबों को, उन पुस्तकों को बड़ी प्रशंसा भी मिली। जी जी जी। मैंने जो भाषा की बात है, जब हम भाषा की बात करते हैं किसी भी शिक्षण की तो समावेशी शिक्षण हो, ये तो बात है ही है, लेकिन इसके अलावा वो शिक्षण ऐसा भी हो जिसमें हमारी चारों स्किल्स कवर हों, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। मैंने ये प्रयास किया कि हमारा छात्र जब ए बोलता, आर्टिकल सीखता है तो सिर्फ आर्टिकल ए नहीं सीखे, बल्कि उसका साउंड सिस्टम भी सीखे, उसका मीनिंग भी सीखे और उसकी स्ट्रक्चर भी सीखे। बिल्कुल सही कहा। और मेरे ध्यान से उस परंपरा को मैं कॉलेज में भी अब चलाना चाहता हूँ, महाविद्यालयों के स्तर पर भी जी, पहले भी प्रयास किए हैं, थोड़ी सफलता भी मिली है, लेकिन उसको आगे बढ़ाऊंगा। और मेरे ध्यान से NEP 2020 भी यही चाहती है। अग्रवाल साहब ने आपने ट्राइबल लैंग्वेज की बात की है, तो हम अगर इस और गहराई में जाएं तो हमारा राजस्थान तो समृद्ध है लोक कलाओं से, लोक संगीत से, और बहुत सारे लोक जीवन की ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बिना कुछ किए काफ़ी कुछ सिखा जाती हैं। क्या ये सब जो लोक संगीत है, लोकगीत है, लोक परंपराएं हैं, ये पाठ्यक्रम में कहीं शामिल हो सकता है? मैंने जैसा अभी आपको उदाहरण दिया, मैंने कहा कि मैंने भी गवरी डांस जो भीलों का फोक डांस ड्रामा है, जी जी, उसको मेरे सारे एक्सपेरिमेंट का आधार बनाया है। जी जी। और बाकी जो नृत्य हैं, बाकी बहुत सारे लोक नृत्य हैं राजस्थान के, कई तरह के लोकगीत भी हैं। देखिए, राजस्थान में विभिन्नता में एकता, हमारा राजस्थान मैं ये कहूँगा कि मिनी इंडिया है।
जी। तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हमें ये सोचना पड़ेगा कि जैसे मैंने आदिवासी कल्चर का समावेश किया, हमारे शेखावाटी क्षेत्र की दूसरी परंपराएं हैं जी, उनका भी समावेश होना चाहिए। जी, इधर जी, हम जी। अगर मारवाड़ की तरफ आगे बढ़ते हैं, जोधपुर की तरफ, नागौर की तरफ, तो हमारी परंपराएं परिवर्तित हो जाती जी, हैं, उनका मैं भी समावेश वही कहना होना चाह रहा चाहिए। था। जी। और वो समावेश के प्रयास मेरे ध्यान से जारी हैं, क्योंकि मिसेज लक्ष्मी रानी चुंडावत हुई हैं, एक बहुत अच्छी लेखिका हैं, और उनकी जो कहानियाँ लिखी गई हैं उनके द्वारा राजस्थानी में, जो परंपराओं पर आधारित हैं, हाँ जी। ये कहा जाता है कि वो उनके द्वारा लिखी गई हैं, और अब उनका ट्रांसलेशन भी हो चुका है। और प्रसन्नता की बात यह है कि उन सब को अंग्रेजी साहित्य में भी स्थान दिया जा रहा है, चलिए, अच्छी और बात उसके माध्यम से अंग्रेजी शिक्षण का कार्य हो रहा है। जी जी जी। जी। क्योंकि मेरा ये मानना है कि देखिए, भारत में जब हम अंग्रेजी शिक्षण की बात करते हैं, तो अंग्रेजी अब स्वतंत्र भारत में, यानी कि जब हम स्वतंत्रता के बाद के भारत की बात करते हैं, तो यहाँ का शिक्षण, अंग्रेजी शिक्षण का उद्देश्य अंग्रेजियत का प्रचार नहीं होना चाहिए, जी जी जी, बल्कि अंग्रेजी भारतीयता के लिए होनी चाहिए। बिल्कुल। और हमें इसलिए हमारे सारे 3 M की बात करता हूँ जब भी शिक्षण की बात करता हूँ, तो मेथड की बात करता हूँ, मैन की बात करता हूँ, और मटेरियल की बात करता हूँ। और उन्हीं तीनों चीज़ों पर एनईपी में एम्फेसिस दिया गया है। जी। इन तीनों पर मैंने मेरे विश्वविद्यालय स्तर पर भी कार्य करना प्रारंभ कर दिया। जी जी जी। एनईपी की हम बात कर रहे हैं, और काफ़ी आपने इस पर अध्ययन भी करा है, तो किस तरीके से ये जो आने वाला टाइम है इसको बदलने वाला है, और विद्यार्थियों को इससे कितना लाभ मिलने वाला है? अगर हम कंपेयर करें पहले पॉलिसीज़ में और अभी पॉलिसीज़ में, तो क्या डिफरेंस है सर? देखिए, सबसे पहले जो आमूल चूल परिवर्तन है शिक्षा नीति, ये तीसरी शिक्षा नीति है। जी। पहले जो शिक्षा नीतियाँ आई, उनके केंद्र में कभी भी राष्ट्र नहीं रहा, चाहे वो प्रथम शिक्षा नीति थी, चाहे द्वितीय शिक्षा नीति थी। तृतीय शिक्षा नीति आई, सबसे पहले राष्ट्र शब्द जोड़ा गया, इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति हुई। और ये कहा गया कि अब जब हम बात करते हैं शिक्षा की, तो राष्ट्र के प्रति समर्पण, राष्ट्र के प्रति त्याग, राष्ट्र के प्रति हमारी कर्तव्य परायणता, ये हमारे शिक्षण और अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य होने चाहिए। जी। पर इस बात को भी इग्नोर नहीं किया गया कि स्किलिंग, अप स्किलिंग और री स्किलिंग छात्रों की आवश्यक है। जी। और इसके लिए भी पर्याप्त प्रोविज़न उसमें रखे गए। इतना ही नहीं, हमारी जो शिक्षा नीति कहती है, वो ये कहती है कि करिकुलम निर्माण एक अच्छी परंपरा है, करिकुलम निर्माण अच्छे तरीके से होना ही चाहिए, हो भी रहा है। लेकिन हमारी जो कमी, जो उन शिक्षाविदों को जो शिक्षा नीति का निर्माण कर रहे थे, उनके ध्यान में थी, और मुझे भी आज ध्यान में आती है कि हमारे जो मेथड की समस्या है पढ़ाने की, कि मैं किस पेडागोजी को क्लास में लेकर के जाऊं, किस मेथड के साथ छात्रों को पढ़ाऊं, जिससे कि छात्र मेरी क्लास में निरंतर आए। नहीं, मैं बता रहा हूं, अब एआई का जमाना है, छात्र को आपकी परवाह नहीं है, मटेरियल उसको कहीं से भी मिल जाएगा, लेकिन आप उसको क्या एक्स्ट्रा दे रहे हैं। विद्यार्थी को ये महसूस होना चाहिए कि जब वो क्लासरूम में जाएगा तो उसको ये एक्स्ट्रा चीज़ प्राप्त होगी जो अन्यथा उसको प्राप्त नहीं हो सकती है। और उसी के प्रयास इस NEP 2020 के माध्यम से किए जा रहे हैं जी। और मेरे विश्वविद्यालय में भी अगले वर्ष तक हम पूरा शिक्षण और अध्ययन और अध्यापन में आमूलचूल परिवर्तन करने में सक्षम होंगे, ऐसा मेरा सोचना है। अब जब आपसे दोबारा बात करने आऊँगा तो शायद विश्वास के साथ कह पाऊँगा कि मैंने ये सब जो पिछली बार कहा था आज कर दिया है। जी जी। अग्रवाल साहब, आपने AI की बात की है। वास्तव में ज़माना बहुत आगे बढ़ गया है और तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है कि जो हाथ से लिखी हुई पुस्तकें हैं जो प्रकाशित हो चुकी हैं, वही विद्यार्थियों को पढ़ाई भी जाती हैं। लेकिन आज का विद्यार्थी, चाहे वो स्कूल का हो, कॉलेज का हो, विश्वविद्यालय का हो, वो जो भी अध्ययन सामग्री लेता है वो सोशल मीडिया से लेना चाहता है। वो यूट्यूब पे कुछ लेक्चर्स देखता है और उससे वो पद्धति आसान लगती है बजाय एक पुस्तक का अध्ययन करने में। तो आपको क्या लगता है कि जो हमारी एजुकेशन सिस्टम की जितनी भी किताबें हैं, क्या वो ख़त्म हो जाएंगी? क्या विद्यार्थी सिर्फ वो जो वीडियो लेक्चर्स हैं उसी से पढ़ाई करेंगे? देखिए, जब बदलते हुए ज़माने के साथ हमें बदलना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पुस्तकें ख़त्म हो जाए, इस बात का पक्षधर मैं नहीं हूँ। जी जी। लेकिन हाँ, मैंने कहा कि AI के प्रयोग को भी रोका नहीं जा सकता है। बिल्कुल। अब AI का प्रयोग किस तरह से क्रिएटिव बनाया जाए,
किस तरह से क्रिटिकल बनाया जाए, यानी कि जिससे विद्यार्थी की क्रिटिकल फैकल्टी डेवलप हो, विद्यार्थी की क्रिएटिविटी डेवलप हो, वो प्रयास अब टीचर को करने होंगे। और इसलिए जब लोग बात करते हैं और कहते हैं कि टीचर की उपादेयता समाप्त हो गई है, मैं उनको दूसरी बात बताता हूँ। मैं कहता हूँ टीचर का फैसिलिटेटर के रूप में रोल में भूमिका ज़्यादा अहम हो गई है। इसलिए अहम हो गई है कि अब उसको उस सारे अध्ययन अध्यापन को सिर्फ सामग्री से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसमें क्रिटिकल फैकल्टी भी समाहित करनी पड़ेगी। और जब तक आप उसको नहीं समाहित करेंगे तो छात्र को लगेगा टीचर मेरा वही मटेरियल मुझे देता है या वही पढ़ाता है जो मुझे एआई में उपलब्ध है, तो वो उसकी कक्षा में नहीं आएगा। इसलिए मैंने अपनी मीटिंग करके मैंने सभी शिक्षकों को ये निर्देश दिया और विद्यार्थियों के साथ भी संवाद का कार्यक्रम रखा और मैंने उनको कहा कि आप ठीक है, मान लीजिए मैंने उनको उदाहरण दिया कि आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है, आप लिखिए, वाइस चांसलर को एप्लीकेशन लिखने, प्रिंसिपल को लिखनी, एआई की हेल्प से लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसमें आप ये सोचिए कि ये वाक्य उपयुक्त नहीं था, इसलिए इसको हटा करके मुझे जो उपयुक्तता से वाक्य लिखना है उसको मैं रिप्लेस करूं। तो आपका एआई का प्रयोग आपकी मेंटल फैकल्टी को भी एक्सटिंग्विश नहीं करेगा और आप कम समय में ज़्यादा काम कर पाएंगे। तो एआई की उपादेयता इस पर है। लेकिन साथ साथ मैं हमेशा ये चेतावनी भी देता हूँ कि एआई का उपयोग इस तरह से करिएगा कि एआई आपका सबऑर्डिनेट रहे, एआई आपका सुपर ऑर्डिनेट नहीं बने। बिल्कुल सही बात। एआई आपको चलाने वाला नहीं बने, बल्कि एआई को आप चलाने वाले रहें। जब तक एआई को आप चलाते रहेंगे तब तक ठीक है, लेकिन जिस दिन एआई आपको चलाने वाला हो गया उस दिन परिणाम अच्छे नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज हम बात कर रहे हैं सर, जो स्टडीज़ से रिलेटेड है, इतनी बातें हो रही हैं, तो जानना चाहेंगे क्योंकि नॉलेज ही सब कुछ है, शिक्षा एक शक्ति है, तो जो शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है वो हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा, जब शिक्षा के उद्देश्य की बात करते हैं तो व्यक्तित्व के समग्र विकास की बात करते हैं जी। जब तक व्यक्तित्व का समग्र विकास नहीं होगा तब तक हमारी शिक्षा बेमानी है। बिल्कुल। और इसके लिए शिक्षा की किताबी ज्ञान के लिए प्रयास प्रारंभ से होते रहे, लेकिन जितनी भी शिक्षा नीतियाँ आई, जितनी भी शिक्षा कमीशन आए, उन्होंने इस एक ही बात पर जोर दिया कि हमारे विद्यार्थियों में सब तरह से ठीक है, लेकिन चरित्र निर्माण की बड़ी समस्या है। और इसलिए आपने देखा होगा अभी नई शिक्षा नीति में भी दौलत कोठारी कमीशन से लेकर के आज तक हमारी जो शिक्षा नीति है वो यही कहती है कि चरित्र निर्माण के बगैर विद्यार्थी निर्माण नहीं हो सकता है। और जो नॉलेज आपका एक चरित्र निर्माण करता है, राष्ट्र निर्माण करता है, अगर उसको इथिकल एजुकेशन नहीं दी गई तो वही राष्ट्र का विध्वंसक भी हो सकता है। इसलिए इन दोनों पैरामीटर्स को हमें ध्यान में रखना होगा कि हमें शिक्षा इस तरह की प्रदान की जाए जो विद्यार्थी को राष्ट्र के प्रति समर्पित करे, समाज के प्रति समर्पित करे, विश्व के प्रति समर्पित करे, मानवता के प्रति समर्पित करे, जिससे कि विद्यार्थी अपने अलावा दूसरे का भी देख सके। देखिए, हमारे यहाँ धर्म की बहुत अच्छी परंपरा रही है और धर्म को हमने क्या है सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल रिलीजन के सेंस में देखा, जबकि धर्म का मतलब रिलीजन से नहीं है। जब हम धर्म की बात करते हैं तो हमारे यहाँ धर्मशालाओं की स्थापना हुई, हमारे यहाँ धर्म गुरु हुए। धर्म गुरु रिलीजन के गुरु नहीं होते थे, धर्मशालाएं रिलीजन की शालाएं नहीं होती थी। धर्म का एक व्यापक अर्थ था और मैं समझता हूँ उसी रूप में हमारी शिक्षा को भी विद्यार्थी को एक धर्म के रूप में वो उसको ग्रहण करे। और जबकि धर्म की बात करते हैं तो आप ये कह लीजिए कि हम हमारी कर्तव्य परायणता की बात करते हैं, तो शिक्षा को उस रूप में अगर विद्यार्थी आत्मसात कर पाया तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि शैक्षिक जगत की होगी। जी अग्रवाल साहब, जब मैं कभी राजस्थान विश्वविद्यालय में जाता हूँ और वहाँ पता चलता है कि एक विभाग यहाँ है, दूसरा विभाग बहुत कुछ थोड़ी दूरी पर है, हम वनस्थली विद्यापीठ जाते हैं, वहाँ पर भी बहुत लंबा चौड़ा एरिया है और वहाँ पैदल चल के जाना पड़ता है। आपने इस मुश्किल को आसान किया है अपने विश्वविद्यालय में ई रिक्शा चला करके, तो ये जो नवाचार हुआ ये किस तरह से दिमाग में आई बात? मैं अब आपको जो मैंने अनुभव किया, क्योंकि जिस दिन मैं ज्वाइन करने आया था तो विद्यार्थी ऑटो से आ रहे थे बाहर से। अच्छा। और ऑटो से आकर के वो विश्वविद्यालय के सामने ही वो ऑटो रुकता था और वहाँ वो उतर रहे थे। और उतरने के बाद में विभागों में जा रहे थे। मुझे लगा कि
अगर मैं अंदर बसों का संचालन करता हूँ या छोटी बस का संचालन करता हूँ, तो हमारे यहाँ इतना अच्छा हरियाली है, आप आएंगे तो वो आपको कभी बहुत अच्छा लगेगा। और आप दोनों को मैं निमंत्रण देता हूँ कि आप हमारे यहाँ पधारें। ये छोटा कश्मीर है। अच्छा, मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा विश्वविद्यालय छोटा कश्मीर है और विश्वविद्यालय जो बाकी विश्वविद्यालय हैं उनमें सुंदरतम विश्वविद्यालय है। तो मुझे लगा कि कोई ऐसी डिवाइस हो जो जिससे हमारा राजस्थान का भी स्वदेशी का जो एक फंडामेंटल है उसकी तरफ भी हम मुड़ें, नंबर 1, और नंबर 2 हमारा जो पर्यावरण है वो भी प्रदूषित नहीं हो जी। तो मैंने जो ई रिक्शा हैं, ई ऑटो रिक्शा, उस 5-6 ई ऑटो रिक्शा, और वो भी विश्वविद्यालय का खर्चा नहीं हो जी, वो भी ध्यान में रखा। तो बाहर वालों को, हमारे एक एल्यूमनाई थे, उनको हमने कहा, मैंने कहा विश्वविद्यालय के लिए क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा आप जो चाहेंगे सर वो कर देंगे। तो हमने कहा ऐसा करिए 5 ऑटो रिक्शा खरीद दीजिए और वो ऑटो रिक्शा आप राजस्थान से ही खरीदेंगे जी जी जी, और स्वदेशी तकनीक पर आधारित होने चाहिए। तो उसने स्वदेशी तकनीक पर आधारित 5 ऑटो विश्वविद्यालय को खरीद कर दिए। अब वो ऑपरेट करते हैं विश्वविद्यालय में। और हमारी एक डिस्पेंसरी भी है, आपको बताते हुए बहुत बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि इतनी अच्छी डिस्पेंसरी है। आप जब कभी आएंगे तो आपको डिस्पेंसरी भी विजिट कराऊंगा जिसमें हमारे यहाँ होम्योपैथ भी है, रहता है, आयुर्वेद वाला भी रहता है, एलोपैथी का डॉक्टर भी रहता है, और सरकार के साथ हमारा टाई अप है, उसके तहत भी हमें कुछ सुविधाएं मिली हुई हैं। हम विश्वविद्यालय भी कुछ अनुदान देता है। तो हम बहुत ऐसे काम भी करते हैं जो समाज के लिए, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप लगाना है, और दूसरी जयंतियों पर दूसरे 50 तरह के काम, उपचार केंद्र हैं, उस तरह की हम, जैसे एड्स अवेयरनेस प्रोग्राम है, इस तरह के सब कार्यक्रमों का संचालन उस डिस्पेंसरी के माध्यम से करते हैं। तो ये बड़ा सुखद अनुभव था कि मुझे जानकारी मिली और अचानक से हमारे उस विद्यार्थी ने, क्योंकि मेरी ये भी मानना था कि मैं विश्वविद्यालय के फंड से ये पैसा खर्च नहीं करूँगा। अभी तो विश्वविद्यालय के पास फंड है, लेकिन एक वाइस चांसलर को ये भी सोचना पड़ता है कि विश्वविद्यालय एक दिन के लिए नहीं होता, विश्वविद्यालय सैकड़ों वर्षों तक होते हैं, और इसकी नींव ऐसी हमें जमानी चाहिए जिससे आगे आने वाले समय में भी इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं हो। जैसा कि आपको पता है कि कई विश्वविद्यालयों में वो समस्याएं हैं, लेकिन हमारे यहाँ ईश्वर की दया से अभी इतना फंड है कि आगे आने वाले समय में कई सालों तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और उस फंड को मेरे लेवल पर जितना संचित हो सकता है संचित करने का प्रयास करता हूँ। उस फंड में कमी नहीं, जितने भी कार्यक्रम हुए हैं वो सब बाहर से। इसके बाद मैंने ई ऑटो रिक्शा की तरह से ही मैंने हाई मास्ट, क्योंकि शाम को जब घुसते थे तो विश्वविद्यालय में अंधेरा रहता था। अच्छा। और वो घना जंगल की तरह से लगता था जी। अब ऐसा लगा कि घना जंगल होना, और फिर हमारे यहाँ थोड़ा स्नेक्स, वो एरिया पहाड़ी वाला एरिया, तो स्नेक्स भी बारिश के दौरान बहुत स्नेक्स आते थे। अच्छा। तो मैंने पूरे एरिया में लाइट लगाने के बाद एक दूसरा CSR के तहत ही, हमारे RK मार्बल्स वाले हमारे पास में ही हैं, किशनगढ़ में उनका है जी। तो उनसे मैंने 4 हाई मास्ट लाइट पूरे कैंपस में लगवाई, बहुत बड़ी हैं। तो पूरा कैंपस शाम को जगमगाता है। जब आप आएंगे, दीपावली पर भी हमने विशेष रोशनी की व्यवस्था की है। तो इसलिए ये दोनों नवाचार में आते ही मैंने इसीलिए किए क्योंकि किसी भी विश्वविद्यालय के प्रोजेक्शन के लिए आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विजन उत्कर्ष के तहत आप स्वदेशी कंसोर्टियम भी लागू करवाना चाह रहे हैं अपने यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उसके बारे में भी हम सर जानना चाहेंगे। देखिए, हमारा जो अभी अमेरिका और भारत का जो प्रकरण चल रहा है, आप जानते हैं जी। रातों रात टैरिफ का बढ़ जाना, और वो इस हद तक बढ़ जाना कि जिससे आप उनकी अधीनता को स्वीकार कर लें, उनके दासत्व को स्वीकार कर लें, एक स्वाभिमानी भारतीय के लिए स्वीकार्य नहीं होगा। और इसी को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय के द्वारा भी समय समय पर यह प्रयास किए जाते हैं कि स्वदेशी को किस तरह से प्रोन्नत किया जाए जी। और स्वदेशी को प्रोन्नत करने के लिए मैंने स्वदेशी कंसोर्टियम का एक प्रस्ताव रखा, और प्रस्ताव को अगले जो एकेडमिक काउंसिल की बैठक होगी, क्योंकि उसमें कुछ खर्चा आने की संभावना है, लेकिन मेरा ये मानना है कि वो भी मैं CSR के तहत किसी बाहर की एजेंसी से करवा लूँगा, लेकिन उसमें विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाएगा जी। वो भारतीय परंपराओं पर आधारित प्रशिक्षण होगा। इतना ही नहीं, हम कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो ऑलरेडी काम कर रही हैं, उनके साथ भी MOU करेंगे और उसको इस स्वदेशी कंसोर्टियम से जोड़ दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ दोबारा ये विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय होगा जो
जिसके पास अपना स्वदेशी कंसोर्टियम होगा आने वाले समय में। विद्यार्थियों के हित में आज इतनी सारी बातें हो रही हैं, वो हो रही हैं कुलगुरु महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय डॉक्टर सुरेश कुमार अग्रवाल साहब के साथ। अग्रवाल साहब, आप RIE के भी चेयरमैन हैं, तो इस संदर्भ में किस तरह का वहाँ भी कार्य है और किस तरह के कार्य आप कर रहे हैं वहाँ पे, क्या नई बातें आई हैं उस बारे में बताएं। देखिए, RIE के चेयरमैन के रूप में मुझे इस बात का गर्व है कि मैं RIE का चेयरमैन हूँ, वाइस चांसलर होने के नाते। जब मैं RIE को टू बी वेरी कन्फेशनल मुझे समय नहीं मिला तो मैं पहले वहाँ विजिट नहीं कर पाया, लेकिन एक दिन मैंने सोचा कि मैं प्रिंसिपल को बिना बताए उसका RIE का थोड़ा इंस्पेक्शन करने निकलता हूँ। तो मुझे लगा कि RIE हमारी ऐसी संस्थान है जो पूरे भारत में इस तरह के 6 संस्थान हैं और 2 संस्थान तो एक्टिव ही नहीं हैं, और वो सारे के सारे केंद्रीय सरकार के द्वारा संचालित होते हैं। लेकिन केंद्र सरकार वहाँ के जो VC होता है, जो स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसके VC को उसका चेयरमैन बनाते हैं। उस नाते मैं उस कमेटी का चेयरमैन हूँ। जब मैंने वहाँ इंस्पेक्शन किया तो मुझे लगा कि वो लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं, और वास्तव में जो शिक्षा नीति की बात हम कर रहे हैं, हाँ जी, उनके क्रियान्वयन को अगर बहुत अच्छे तरीके से कोई करवा सकता है तो वो और कोई संस्थान नहीं, भाई RIE जैसे संस्थान ही हैं। जब मैंने देखा तो किस तरह से थ्योरेटिकल कंपोनेंट था, किस तरह से उसके बाद प्रैक्टिकल कंपोनेंट था, वो ही नहीं किस तरह से चारों जो वहाँ जो कंपोनेंट हैं, जैसे टीचिंग है, रिसर्च है, डेवलपमेंट और एक्सटेंशन है, किस तरह से चारों कंपोनेंट पर वो बराबर काम कर रहे थे। तो मुझे लगा कि मैं अपने जो शोधार्थी हैं उनका जो पहला कोर्स वर्क होता है वो भी उन्हीं के माध्यम से करवाऊंगा। और उसके बाद सोचा, उनके प्रिंसिपल से मैंने बात की कि हम कुछ आपस में कुछ कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज़ करेंगे, जैसे आदर्श लेखन की बहुत बड़ी समस्या है जिसकी चर्चा मैं आपसे करूंगा अभी, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो। आदर्श लेखन आज बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हमारा लेखन हमारे जो दूसरे लोग हैं, ऐसे लोगों को हमेशा, चाहे वो नोबेल पुरस्कार हो, चाहे वो दूसरे कोई प्रतिष्ठित पुरस्कार हो, उन्हीं लोगों को दिए जाते हैं जो भारत में सिर्फ बुराई देखता है। बहुत बार ऐसा होता है। मैं ये किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये अब मेरा व्यक्तिगत मानना है, और आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस तरह की चीज़ें घटित हो रही हैं। लेकिन भारत ने जो कुछ किया है, भारत की हमारी जो सापेक्षता है, क्या भारत में सिर्फ बुराइयां ही बुराइयां हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है ना। और आज भी मैं बड़े गर्व के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि आज भी हमारी 99% परंपराएं या ज्ञान ऐसा है, ज्ञान के पैरामीटर्स ऐसे हैं जिनके माध्यम से विश्व हमसे शिक्षा लेता है। बिल्कुल सही बात। इसलिए कल एक ऋषि मेला था जिसमें मुझे आमंत्रित किया गया था अजमेर में, और वो परोपकारिणी सभा के द्वारा आयोजित होता है, जिसमें विभिन्न प्रदेशों से विद्वान आए थे। एक बहन वहाँ चर्चा कर रही थी, हमारी बहनें ऐसे खराब हो गई, हमारी बहनें वहाँ उनके साथ भाग जाती हैं। मैंने कहा आप इसकी बात करती हैं, अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहता कि हमारे में बुराई नहीं है, लेकिन आप ये बात भी कहें कि हमारी बहन कितना असर्शन कर सकती हैं। आज भी मैंने उनको उदाहरण दिया और ये कहा कि आज मेरी बहन जो कह देती है मेरे घर में, उनको नकारने की क्षमता मेरे में नहीं होती है जी। मेरी बुआ जो कहती है उसको नकारने की क्षमता मेरे पिताजी में नहीं होती है, और जो मेरे दादाजी कह देते थे उनको नकारने की क्षमता मेरी बड़ी बुआ में नहीं होती थी। तो इस बात को भी आगे बढ़ाना होगा। ये बात ठीक है, ये आप आलोचना कर रहे हैं, ये बात ठीक है, लेकिन साथ साथ ये भी बताइए कि हमारे यहाँ घटित हो रहा है। अदरवाइज हमारे को आने वाली पीढ़ियां बिल्कुल माफ नहीं करेंगी और ये कहेंगी हमारे पूर्वज इतने खराब थे कि वो सिर्फ पाखंडी थे, इस तरह से सारा रेपिस्ट थे, ये थे, वो थे। तो साहित्य की एक दिशा हमें परिवर्तित करनी होगी जी। वो साहित्य परिवर्तन की दिशा में हम लोग अग्रसर हैं। मैं आपको एक जो मेरा छोटा सा जो कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में भी चर्चा बताना चाहता हूँ। मैंने कोरोना के दौरान जिस तरह से लोगों को उठते हुए देखा, उस वक्त भारत की जो वास्तविक स्पिरिट थी उसको महसूस किया, और भारत की वो वास्तविक स्पिरिट सकारात्मकता की स्पिरिट है। भारत की सारी स्पिरिट यूनिटी की स्पिरिट है। मैं बताऊं, जो डिवीजन की रेखाएं खींचते हैं वो लोग वास्तव में राष्ट्र प्रेमी नहीं हैं। बिल्कुल सही। इसलिए ये जब मैंने देखा कि किस तरह से राष्ट्र उठ रहा था,
मैं आपको जानता नहीं, आपकी हेल्प के लिए आगे आ रहा था क्योंकि आप रास्ते में जा रहे थे। तो मुझे लगा कि इस पर साहित्य सृजन करना चाहिए। और मैंने फिक्टिशियस, क्योंकि उन कैरेक्टर्स के नाम भी नहीं जानता था, लेकिन न्यूज़ सुनता था। और दूसरी चीज़ है, हम सब कन्फाइन थे, ठीक है, लॉकअप में नहीं थे लेकिन लॉकडाउन में कन्फाइन थे। तो कन्फाइन थे तो मैंने ऐसी कहानियों का सृजन किया जिसने पहली बार ये संदेश दिया। अंग्रेजी की बात कर रहा हूँ, हिंदी में तो फिर भी आपको सकारात्मक साहित्य मिल जाएगा, लेकिन अंग्रेजी में सकारात्मक साहित्य मिलना बहुत मुश्किल है। तो मैंने एक किताब लिखी, पुस्तक लिखी जिसका नाम था राइज। और मैंने उसमें ऐसी सारी शॉर्ट स्टोरीज और उन सब को एक वर्ग को इंगित करते हुए एक कहानी लिखी जिसमें ये बताया गया कि ये वर्ग का क्या कंट्रीब्यूशन था और किस तरह से एक वर्ग वर्गीकृत नहीं होकर के वो सामूहिक हो गया और किस तरह से वो राष्ट्र के लिए आगे काम करता रहा। और लास्ट उसकी जो कहानी है वो ये भारत को इंगित करती है, इस बात को इंगित करती है कि आने वाला जो भविष्य है वो भारत का है, किसी और देश का नहीं। आप देख रहे हैं वो आने वाला दिन भारत का ही है, किसी और का नहीं। आपने लेखन की बात की और 37 पुस्तकों की आपने रचना की है और इसके साथ ही आप आदर्श लेखन की भी बात कर रहे हैं। तो ये जो 37 पुस्तकें हैं, किस विषय पर आधारित पुस्तकें हैं? कुछ एक विषय बताइए। क्या ये विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए है या उनसे इतर कोई और दूसरा विषय है? देखिए, इसमें करीब 10 किताबें तो मेरे शोध से संबंधित हैं। अच्छा। और जो शोध है वो यूजीसी के प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी चर्चा मैंने अभी आपसे कर रहा था, या फिर वो एक आधा कोई मेरा व्यक्तिगत शोध है उस पर आधारित चीज़ें हैं, उनका है। इसके अलावा जो यहाँ पाठ्य पुस्तकों का संपादन और लेखन सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड में मेरे द्वारा किया गया वो है। लेकिन वो पाठ्य पुस्तकें भी ऐसी हैं जो बोर्ड में मैंने किया, जैसे मैंने कहा जो हमारी पूरी एक ट्रेंड था उसको मैंने चेंज करने की कोशिश की। जी। जैसे लक्ष्य ये रखा गया, क्योंकि जब भी कोई भाषा पढ़ाते हैं तो लक्ष्य ये होता है कि आपको इतने शब्द विद्यार्थी को आ जाने चाहिए, विद्यार्थी इस तरह का भाषा संरचना सीख ले, उसको दृष्टिगत रखते हुए मैंने, लेकिन हमारा विद्यार्थी हमारे साहित्य के बारे में, हमारा साहित्य मतलब हमारी परंपराओं के बारे में जाने, हमारे ऋषियों के बारे में जाने, हमारे ज्ञान के बारे में जाने। इसलिए मैंने, जब आपको आश्चर्य होगा, ए.एल. बासम जिसको किसी ने चर्चा नहीं की, विदेशी हमारी जो संस्कृति है उसकी इतनी प्रशंसा करते हैं, उन जैसे लेखकों के जो कुंभ मेला पर उनका जो पाठ है, जो उन्होंने एक चैप्टर लिखा है, उसको मैंने अध्यापन में इस किताब में शामिल किया। और वो इतना लोगों को लगा, उसमें वो कहते हैं ये तो अपनी कुंभ की दुनिया तो अपनी अलग दुनिया है और इस दुनिया की तुलना किसी भी दुनिया से नहीं की जा सकती है। यानी कि मैं ये नहीं कहता कि हम पास्ट में जाकर के हमारे विद्यार्थी को, मेरी किताबों में ज़्यादातर जो मैसेज मिलेगा आपको वो यही मैसेज मिलेगा कि पास्ट को किस तरह से प्रेजेंट में बदलें, मॉडर्न में बदलें और किस तरह से हम हमारे पास्ट के प्रति गौरव का अनुभव करें। क्योंकि जब तक हम हमारे पास्ट के प्रति गौरव का अनुभव नहीं करेंगे हमारी प्रगति संभव नहीं है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जितनी भी किताबों का लेखन है वो मेरा राष्ट्र प्रेम से संबंधित है, राष्ट्रीयता को समर्पित है। और मैं समझता हूँ कि हर लेखक का, हर लेखन का यही उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये उद्देश्य नहीं होगा तब तक राष्ट्र के लिए उस लेखन का कोई महत्व नहीं। जी बिल्कुल। एक स्टूडेंट से रिलेटेड सर मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी, जो कि बहुत ही ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए जानना, क्योंकि आप शिक्षण के क्षेत्र में काफ़ी सालों से आपका एक्सपीरियंस रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जब कोई स्टूडेंट देता है और उसको अपनी सफलता हासिल नहीं हो पाती तो वो बड़ा निराश हो जाता है, क्योंकि वो उसको अपनी ज़िंदगी मान लेता है, उसको अपना एंड गोल मान लेता है। तो उनके लिए मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि वो मन में ऐसी भावनाएं नहीं लेकर आएँ और वो अपने कोई अदर गोल सेट करके उसके पीछे लग जाए, क्योंकि लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इसको वो स्ट्रेस में ना निकालें। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये विद्यार्थी, मेरे ध्यान से आप भी जब विद्यार्थी रही होंगी और मैं भी जब विद्यार्थी था तो मेरे जीवन का भी एक अभिन्न हिस्सा बन चुका था। जी। और मैंने इसको प्रत्यक्षता अनुभव किया है। जब मैं एक बार रात को नींद नहीं आती थी, बहुत परेशान था, और इतना परेशान था तो एक डॉक्टर साहब हैं हमारे वहाँ पर, उनका स्मरण करके उनको मैं अपनी श्रद्धांजलि भी देना चाहता हूँ। डॉक्टर चूंडावत, आँखों के डॉक्टर थे, अभी नहीं हैं। जब मैं गया तो वो शिक्षक का बड़ा सम्मान करते थे। तो मैंने उनसे कहा, क्योंकि जिस डॉक्टर को बता कर के आया था उन्होंने कहा आँखों में भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो अब उनको भी बताइए। जी। गया, उन्होंने मेरा प्रिस्क्रिप्शन देखा, आँखों को टेस्ट किया, कुछ नहीं था आँखों में, फिर प्रिस्क्रिप्शन देखा, मुझे अपने कमरे में बुलाया और बुला कर के कहा कि अग्रवाल साहब क्या करते हैं? मैंने बताया कि मैं ये करता हूँ।
उन्होंने कहा कि आप इतना करते हैं और इतना स्ट्रेस में हैं, आप टीचर हैं और स्ट्रेस में हैं। मैंने कहा हाँ यही बात हो रही है। तो उन्होंने मुझे साहित्य दिया जी। उन्होंने कहा साहित्य को पढ़िए, कुछ ऐसी बातें बताई। उन्होंने कहा अग्रवाल साहब आप गांव के रहने वाले हैं। मैंने उनको बता दिया था कि मैं बुलता शेखावाटी का रहने वाला हूँ। मैंने कहा हाँ सर गाँव का रहने वाला हूँ। उन्होंने कहा देखिए वो पानी पिलाने वाली आती है, देखा है ना, सुबह आकर के 9 बजे बैठती है, कोई 5 पैसे रख जाता है, कोई 20 पैसे रख जाता है, कोई 25 पैसे रख जाता है। उन दिनों पैसों का ही जमाना था। बिल्कुल। और वो शाम को जाती है, बड़े संतोष के साथ जाती है। मजदूर होता है, वो पूरे दिन मेहनत करता है और शाम को जब आता है तो पत्थरों पर ही सो जाता है और उन पत्थरों पर ही उसको बहुत अच्छी नींद आ जाती है जी। और आपको तो गद्दे मिले हुए हैं, उसके बाद भी आपको नींद नहीं आती है, तो बहुत बड़ी चिंता की बात है। उस दिन से मैंने ये निर्णय किया कि विद्यार्थी के जीवन में इस तरह की स्थिति पैदा नहीं हो, इसके लिए पूरे प्रयास करूँगा। इसलिए हम सत्र पर्यंत एक मैंने भाषण करवा दिया है, आयोजन सत्र पर्यंत इस तरह के मोटिवेटर्स का मोटिवेशन स्पीचेस का आयोजन करते हैं। और वही नहीं, वर्ल्ड सुसाइड डे है, उस पर अगर इस तरह की कोई घटना, आपकी बार से ही मैंने शुरुआत की है। साइकेट्रिस्ट की सुविधाएं हमारे यहाँ अच्छा ऑनलाइन राउंड द क्लॉक उपलब्ध रहती हैं। जी जी जी। तो और उसके बाद में अगर कोई विद्यार्थियों को इस तरह की कोई प्रॉब्लम भी हो तो हम उसको वहाँ बुला करके या साइकेट्रिस्ट को वहाँ ले जा करके उसका निदान करते हैं, क्योंकि विद्यार्थी का अगर स्वास्थ्य नहीं होगा तो शिक्षण नहीं हो सकता। बिल्कुल आपने सही बात कही। और विद्यार्थियों के जीवन बहुत उन्नत हो, विद्यार्थी जिस तरह की मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत में उन्हें गहनता हो और आगे चलकर वो सफलता को प्राप्त करें। इस संदर्भ में माननीय राज्यपाल महोदय के निर्देश पर आपने नकल ना हो परीक्षा में, बहुत आसानी से कोई निकल ना जाए, बाकायदा वो पढ़ाई करे और वो परीक्षा की शुचिता बनी रहे, इसके लिए आपने राज्यपाल महोदय के निर्देश पे कई महाविद्यालयों में भ्रमण किया है, वहाँ पे आप गए हैं, कई निर्देश आपने दिए हैं, इस बारे में कुछ बताएं। देखिए, जिस विश्वविद्यालय में परीक्षा की शुचिता नहीं हो उस विश्वविद्यालय का अस्तित्व नहीं होता है, मेरी ये दृढ़ मान्यता है। जी 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 जी। क्योंकि अगर परीक्षाएं संपादन में गड़बड़ हुई तो वो विश्वविद्यालय पर एक टार्निश होता है, एक कलंक होता है जी। और इसके दृष्टिगत रखते हुए मैंने बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में हैं। अभी कुछ गोपनीयता के कारण उन सब का मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन जो मैंने आते ही जो चीज़ें की हैं, विद्यार्थियों की जो शिकायतें रहती थी, मैं स्वयं भी इंस्पेक्शन के लिए जाता हूँ, लेकिन इसके अलावा मैंने प्राइवेट कॉलेजेस के जितने भी सेंटर्स हैं वो प्रयास ये है कि सारे सेंटर्स गवर्नमेंट कॉलेज हों परीक्षाओं के, क्योंकि हमारे यहाँ करीब करीब 470 से ज़्यादा एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं जी। कुछ क्षेत्रों से इस तरह की लगातार शिकायतें आती हैं कि वहाँ पर नकल होती है और नकल का हमारे ऊपर क्योंकि क्षेत्र विस्तृत है इसके अलावा कोई निदान नहीं था। तो मैंने ये सोचा, हालांकि विद्यार्थियों को प्रारंभ में थोड़ी दिक्कत होती है तो प्रयास ये किए जाते हैं कि उनको सबसे नज़दीक का सेंटर दिया जाए और वो दूरी 15 से 20 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं हो। इसके दृष्टिगत रखते हुए मैं सारे विद्यार्थियों के परीक्षा केंद्र परिवर्तित करता हूँ, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज का हो चाहे प्राइवेट कॉलेज का हो। हालांकि उसमें विरोध इस बात का आता है कि साहब पहले अगर हम प्राइवेट कॉलेज का करते हैं तो लोग विरोध करते हैं कि प्राइवेट कॉलेज वालों पर आपको विश्वास नहीं है। तो हमने ये सोचा कि सभी का सेंटर चेंज करेंगे, जैसा कि हमारा पीएससी भी करती रहती है और जो सेंटर के द्वारा भी परीक्षाएं आयोजित होती हैं उसमें यहाँ के स्टेट वालों को बाहर भेज देते हैं, बाहर वालों को यहाँ बुलाते हैं। तो एक तो ये किया, दूसरा मूल्यांकन के स्तर पर भी छात्रों की शिकायतें लगातार आ रही थी, अभी भी आ रही हैं, क्योंकि अभी मुझे तो अभी 2.5 महीने हुए हैं ज्वाइन करे हुए, तो वो पुरानी जो प्रक्रिया चल रही है अभी चल ही रही है। लेकिन अब की बार मैंने ये तय किया है कि जो इवेल्युएशन सेंटर होंगे उनमें कोऑर्डिनेटर, प्राइवेट कोऑर्डिनेटर नहीं बना करके कॉलेज के प्राचार्य को ही कोऑर्डिनेटर बनाया जाएगा और वो अपने स्तर पर भी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करके विश्वविद्यालय को सौंपेगा। और जो कॉलेज इस बात में, कई बार ये भी देखने में आया कि राजकीय महाविद्यालय परीक्षा करवाने में आनाकानी करते हैं, तो अभी हमारी प्रबंध मंडल की बैठक हुई, उसमें मैंने मुद्दा उठाया और उसमें हमें जो डिविजनल कमिश्नर साहब हैं उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि अगर इस तरह का कोई राजकीय महाविद्यालय तो मुझे बताइए, मैं इस तरह की उपयुक्त कार्रवाई सुनिश्चित करूंगा जिससे कि परीक्षाओं के संपादन में वो आनाकानी नहीं करे। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या आ रही थी कि हम परीक्षा परिणाम भी समय पर घोषित नहीं कर पा रहे थे,
तो मैंने उनसे आग्रह किया कि एक तो विलंब का कारण ये भी होता है कि हमारी परीक्षाओं का कार्यक्रम तो करीब करीब 1 महीने पहले हम भेज देते हैं, किंतु उधर से पीएससी का 8 दिन पहले कार्यक्रम डिसाइड होता है या 1 महीने 15 दिन पहले डिसाइड होता है, और उसके बाद हमारी सारी शेड्यूल को डिस्टर्ब करके उस कॉलेज को आरपीएससी का सेंटर बना दिया जाता है और विवश होकर के हमें हमारी परीक्षाएं पोस्टपोन करनी पड़ती है। तो इस बात की शिकायत मैंने राज्यपाल महोदय से भी की और डिविजनल कमिश्नर साहब से भी की। उन्होंने कहा कि नहीं, इसका मैं ये देखूंगा कि किस तरह से आपकी परीक्षाओं में व्यवधान पैदा नहीं हो, उसके लिए समुचित कदम उठाए जाएंगे। जी जी जी। काफी आपने विरोध की बात की है। युवा जो है वो अपना विरोध कई बार आक्रोश के रूप में दिखाता है, उसका जोश आक्रोश में बदल जाता है। इस आक्रोश, जो युवा का आक्रोश है, अपने विश्वविद्यालय में इसको कैसे संयमित कर पाते हैं? देखिए, मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, अभी तो नहीं कर पाया हूँ जी, लेकिन मेरी ये योजना है कि कैंपस डायलॉग का संवादहीनता की स्थिति न पैदा हो। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। और संवादहीनता की स्थिति पैदा होती है तो आक्रोश पैदा होता है। अगर संवादहीनता नहीं होगी तो आक्रोश पैदा नहीं होगा। और इसलिए मैंने योजना बनाई है कि कैंपस डायलॉग का आयोजन किया जाएगा हर तीसरे महीने, जिसमें विद्यार्थियों के साथ ही नहीं बल्कि जो शहर के गणमान्य लोग हैं, जो नेता हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो एल्यूमनाई हैं, उनके साथ अक्रॉस द टेबल एक डायलॉग होगा, जिसके आधार पर विश्वविद्यालय के डेवलपमेंट की नीति भी बनाई जाएगी और उसको क्रियान्वित किया जाएगा। साथ ही साथ विद्यार्थियों से भी जो फीडबैक प्राप्त होगा उसको भी हम हमारे विश्वविद्यालय के प्रशासन में, शैक्षणिक प्रशासन में स्थान देंगे। इतना ही नहीं, ये भी योजना है कि जब विद्यार्थी एंट्री लेवल पे आता है और टर्मिनल लेवल पे बाहर निकल जाता है तो विश्वविद्यालय एंट्री लेवल पर उसकी अपेक्षाएं होती हैं कि कोर्स किस तरह का हो, उसका टीचर किस तरह का हो, उसको किस माध्यम से पढ़ाया जाए, और जब वो जाए तो उसको ये रहता है कि मैंने यहाँ क्या सीखा या क्या अनुभव किया और अब क्या परिवर्तन किया और क्या परिवर्तन होना चाहिए। उस संदर्भ में भी मैंने एक अपना योजना बनाई है कि जब विद्यार्थी एंट्री लेवल पर आता है तो उसका हम एक तरह से उसकी क्या अपेक्षाएं हैं उसका संग्रहण करें एक फीडबैक फॉर्म के माध्यम से, और जब टर्मिनल लेवल पर विश्वविद्यालय से जाता है तब भी उसकी क्या अपेक्षाएं पूरी हुई या नहीं हुई, या और क्या अपेक्षा वो रखता है, जिससे कि आने वाले विद्यार्थियों के लिए उनका समावेश हमारे करिकुलम में, हमारी पाठ्यचर्या में किया जा सके। इस तरह से बहुत कुछ आज आपसे सीखने को मिला है। और प्रणय, बहुत कुछ आपने एनईपी के बारे में भी बताया। चाहते हैं आप कुछ हमारे स्टूडेंट्स के लिए ऐसा मैसेज दें कि वो हमेशा मोटिवेटेड रहें और स्ट्रेस फ्री रहें, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, श्रोताओं से मैं यही कहना चाहूँगा, विशेष रूप से विद्यार्थियों से जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और जो नहीं सुन रहे हैं, उनको ये कहना चाहूँगा कि जिनसे भी वो चर्चा करें इसकी चर्चा जरूर करें। जीवन में 2 लक्ष्य निर्धारित करें, संघर्ष और समर्पण। जब संघर्ष और समर्पण होगा तो कोई भी बाधा आपके सामने खड़ी नहीं रह सकती है, और इसके क्रियान्वयन के लिए 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल अपना लें, जिनका क्रियान्वयन मैंने अपने जीवन में किया है, और वो फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं व्यस्त रहें और अलमस्त रहें। जब आप व्यस्त रहेंगे तो किसी भी तरह की कोई बुराई आपके पास नहीं आएगी, और अलमस्त रहेंगे तो समाज को आप एक मैसेज दे पाएंगे कि मुझे धन, प्रलोभन या वैभव कोई भी आकर्षित नहीं कर सकते हैं जहां मेरी कर्तव्यपरायणता उपस्थित रहती है। यही सबसे बड़ा मैसेज है मेरा श्रोताओं के लिए। जी, बहुत ही अच्छा आपने मैसेज दिया हमारे यूथ को, हमारे दर्शकों को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज आप हमारे शो पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया। जो अमूल्य जानकारी आपने हमारे विद्यार्थी भी देख रहे होंगे, दर्शक देख रहे होंगे, उन्हें दी है, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज हमारे साथ रहे कुलगुरु महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर डॉक्टर सुरेश कुमार अग्रवाल साहब। उनसे काफ़ी सारी बातचीत हुई। आने वाला समय त्यौहार का समय है, 5 दिवसीय दीपावली पर्व आने वाला है, तो इस संदर्भ में इतना ध्यान रखिएगा कि सर्दी का आगमन भी शुरू हो गया है, थोड़ा अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा और मन और ऊर्जा उमंग के साथ ही त्यौहार मनाइएगा। अब आज्ञा दीजिए अलबेलो राजस्थान से प्रणय भारद्वाज को, आज्ञा दीजिए बबीता प्रधान को। अगले कार्यक्रम में फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार। नमस्कार।